अंधेरे गलियारे का कोई अंत नहीं था और जुओ फैन लगातार अंदर की ओर चलता जा रहा था। बहुत देर बाद जाकर उसे एक हल्की सी दीपक की रोशनी दिखी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि 15 लोग झुके खड़े हैं और एक कोने में एक टेबल है जिस पर एक तेल का दिया जल रहा था जिसकी रोशनी फीकी पीली थी। जुओ फैन बोला, तुम लोग तो मुझसे बेहतर नॉर्दर्न लैंड को जानते हो। मुझे नॉर्थ सी के किनारे तक पहुंचना है। क्या हल है तुम्हारे पास? एक नौजवान झुककर बोला, सर, जब से इनविंसिबल सॉर्ड ने नॉर्दर्न लैंड में घुसपैठ की है सभी सेक्ट्स चौकस हो गए हैं। हर जगह सख्त पहरा है और किसी का भी आना जाना मुश्किल हो गया है, और अगर कोई आता जाता भी है तो उसे जमकर पूछताछ का सामना करना पड़ता है। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो भारी मुसीबत आ सकती है। सर, इन मुसीबतों से बचने के लिए कुछ खास गुट हैं जिनमें शामिल होना जरूरी है। एक तो वो हैं जो नॉर्दर्न लैंड के 5 बड़े सेक्ट्स के डिसाइपल, एल्डर और वेनरेबल होते हैं, जो तब तक आज़ादी से आ जा सकते हैं जब तक उनकी ऑरा उनके टोकन से मेल खाती है। दूसरा गुट 3 बड़े व्यापारी घरानों का है जो यहाँ की युद्ध तैयारियों से जुड़े हैं। उनके पास 3 निश्चित व्यापारिक रास्ते हैं जिनसे वो सामान हर सेक्ट तक भेजते हैं और इसी वजह से उन्हें पूछताछ से छूट मिलती है। जुओ फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो तुमने मेरे लिए क्या इंतजाम किया है? सर, हम उन्हीं व्यापारियों में से एक हैं, लेकिन आपके लिए नई पहचान बनाना थोड़ा कठिन है। इसकी जगह अगर हम व्यापारिक रिपोर्टों में थोड़ा हेरफेर करें तो काम आसान हो जाएगा। वो आदमी मुस्कुराया और एक टोकन दिखाते हुए बोला, किसी को पता नहीं कि नॉर्दर्न लैंड के 3 बड़े व्यापारी घरानों में से एक, कियान क्लैन, असल में सरीन शोर्स ट्रेडिंग की परछाई में चलने वाला एक मोहरा है। इसका मकसद है 2 लैंड के बीच युद्ध को टालना, लोगों की दुश्मनी कम करना और व्यापार को बढ़ावा देना। अब जब सरीन शोर्स ट्रेडिंग के छिपे हुए लोग हरकत में आ गए हैं, कियान क्लैन हमारे सामने के रूप में काम कर रहा है। सर, इस कियान क्लैन के स्टीवर्ड की पहचान के साथ आसानी से घूम सकते हैं। ये रहा कियान क्लैन का टोकन। सर को बस इसमें अपनी सोल की एक हल्की सी छाप डालनी होगी। जुओ फैन ने टोकन को देखा और बोला, सरीन शोर्स ट्रेडिंग की जड़ें वाकई गहरी हैं। तुम लोग तो पूरी तैयारी में आए हो। हाँ सर, शांति तो युद्ध की तैयारी ही होती है, और जब हमारे बड़े ग्राहकों की बात हो तो हमें पुख्ता इंतजाम रखने ही पड़ते हैं। हमारे पुराने चेयरमैन ने पहले ही इन हालातों की आहट सुन ली थी और उपाय तय कर लिए थे। बेली जिंगवेई के तेज कदमों की वजह से हमारी कंपनी समय पर काम कर पाई। वो आदमी गहरी सांस लेकर हाथ जोड़ते हुए बोला, सर, 5 दिन बाद नॉर्थ सी की ओर एक माल ढुलाई के लिए काफिला तैयार किया जाएगा। रास्ते में हर सेक्ट इसकी जांच करेगा। हालांकि टोकन से मदद मिलेगी, लेकिन हर जांच के दौरान कियान क्लैन से मिली रिपोर्ट से इसकी तुलना की जाएगी ताकि आपकी पहचान की पुष्टि हो सके। इसलिए हम आपसे एक नाम मांगना चाहेंगे ताकि हम नॉर्दर्न लैंड में आपको कियान क्लैन का असली सदस्य दिखा सकें। जुओ फैन ने सोच में डूबते हुए कहा, सारे लैंड सेंट्रल एरिया के खिलाफ जा रहे हैं। मुमकिन है शंगबुआन क्लान और वेस्टर्न लैंड के लोग भी आ जाएं। मुझे आम नामों से बचना होगा, और जब क्लैन का नाम कियान है तो उसी का नाम क्यों न लिया जाए? कियान फैन नहीं, सिर्फ फैन। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, सर तो बड़े ही रिफाइंड हैं जो पैसे को मिट्टी समझते हैं। कियान फैन नाम को तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा। हा। बाकी लोग भी हंसने लगे। जुओ फैन ने भी सिर हिलाया, सच है, ज्यादा पैसा कभी कभी ज्यादा मुसीबतें ले आता है। हा। उधर क्यावर अब भी उस छोटी सी दुकान में इंतजार करते करते ऊब चुकी थी। वो इधर उधर देखते देखते बोर हो गई थी। वैसे तो वहां कोई खास चीज नहीं थी जो आम आदमी को रुचिकर लगे, लेकिन क्यावर के लिए, जो पहली बार दुनिया देख रही थी, सब कुछ नया और दिलचस्प था। तभी उसकी नजर एक बैंगनी रंग के मास्क पर पड़ी जो एक ईगल के जैसे दिख रहा था। उसे वो जाना पहचाना और बहुत अच्छा लगा। वो मास्क उसकी ओर खुद ब खुद खिंच रहा था। क्यावर का हाथ उसकी ओर बढ़ा ही था कि तभी किसी और ने उस मास्क को पहले ही पकड़ लिया। एक नाजुक सी लड़की ने कहा, शॉपकीपर, मुझे ये मास्क चाहिए। क्यावर चौंकी और जल्दी से मास्क की ओर देखा जो अब उस लड़की के हाथ में था। वो बोली, वो तो मेरा था। क्यावर कुछ कह नहीं पाई। बस इतना महसूस हुआ कि जिसे वो पसंद करने लगी थी वो अब किसी और ने उससे छीन लिया। वो लड़की थोड़ा तिरछा मुस्कुराई और क्यावर की ओर देखकर बोली, वो छोटी बच्ची, सिर्फ तुमने कह दिया तो वो तुम्हारा हो गया? क्या तुम्हारे पास इसके लिए पैसे हैं? पैसे क्या होते हैं? तो नहीं है ना? ही। बच्ची को इतना उलझा देखकर वो लड़की और हंसी। फिर उसने मेज पर 10 सेक्रेट स्टोन्स रख दिए और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मैं खरीद रही हूं, अब ये मेरा हुआ। क्यावर अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चीज है, लेकिन उसकी आंखें मास्क पर ही टिकी थीं, उम्मीद से भरी। उसे सेक्रेट स्टोन्स की कीमत का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन दुकानदार सब समझ गया। सिर्फ एक मामूली मास्क के लिए 10 सेक्रेट स्टोन्स? ये तो बिल्कुल दिखावा है। किसी भी आम सेक्ट के डिसाइपल या फिर वेनरेबल तक के लिए भी इतना खर्च करना नामुमकिन होता। जो लोग पैसे की ऐसी बर्बादी करते थे वो इंपीरियल फैमिली से ही होते थे, लेकिन नॉर्दर्न लैंड में सेक्ट्स का दबदबा इतना था कि इंपीरियल फैमिली भी काबू में रहती थी। इसलिए स्पिरिट स्टोन्स तो चल जाते थे, लेकिन सेक्रेट स्टोन्स की कीमत बहुत मायने रखती थी। और नॉर्दर्न लैंड में जब सब कुछ सील है तो कौन बेवकूफ़ यहाँ आकर पैसे उड़ाएगा?
उसके 3 सहयोगी तो नॉर्थ सी के किनारे पर टिके हुए हैं, यहां नहीं। इसका मतलब ये लड़की सोर्ड स्टार एम्पायर की ही कोई है। दुकानदार के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मिस, क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी बच्ची से मास्क के लिए लड़ना शर्म की बात है? तुम्हें क्या? मुझे लड़ाई पसंद है। हुफ। उसने ठुड्डी उठाकर आंखें तरेरी। मैं तो पैसे दे रही हूं, तो वो मेरा ही होगा। क्या अब 10 सेक्रेट स्टोन्स भी किसी मामूली मास्क के लिए काफी नहीं? दुकानदार ने सिर हिलाया और गंभीर होकर बोला, ये मास्क एक फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट स्कारलेट बीक ईगल के पंखों से बना है, जिसकी कीमत मत सुनाओ मुझे। किसी फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट के पंख की कीमत कितनी होगी आखिर? दुकानदार बोला, 30 स्पिरिट स्टोन्स। मिस, आप 10 सेक्रेट स्टोन्स दे रही हैं, ये तो हद से ज्यादा है। तो ज्यादा ही सही, इसे इनाम समझो। वो लड़की नाक ऊपर करके बोली और क्यावर की ओर देखकर हंसी। ओ प्यारी बच्ची, मैं आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी हूं, ही। क्यावर ने होठ सिकोड़कर मासूम सा मुंह बनाया और नाक फुलाई। इससे उस लड़की को और मजा आया। उसने क्यावर के गाल पकड़ लिए। ओ नन्ही सी जान, जब मैं इससे खेलकर बोर हो जाऊंगी तब तुम्हें दे दूंगी, और अगर फिर कभी नहीं मिले तो चलो मेरे साथ ही क्यों नहीं आ जाती? मिस, क्या अब आप गुलामों की तस्करी भी करने लगी? दुकानदार बोला, तुम तो बस जिद्दी हो। हर चीज अपनी जिद से हासिल नहीं की जा सकती, खासकर तब जब बाद में उसे फेंक देना हो। जिसे वाकई कोई चीज प्यारी हो वो कभी उसे यूं ही नहीं छोड़ता, और मैं अपने सामान को किसी ऐसे को बेचना नहीं चाहता जो उसकी कद्र ही नहीं करता। अपने सीक्रेट स्टोन्स वापस लो और मास्क छोड़ दो। मैं ये इस बच्ची को दे रहा हूं। दुकानदार ने चेहरे पर कठोरता लाते हुए सीक्रेट स्टोन्स पीछे धकेल दिए। क्यावर खुशी से उछली। मास्क मेरा है, उन्होंने मुझे दे दिया। लेकिन लड़की तेज थी। क्यावर का हाथ पहुंचने से पहले ही उसने मास्क झपट लिया, फिर दुकानदार की ओर पलटी और उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। पैसों के बदले सामान, यही तो नियम है। मुझसे कोई चीज अब तक नहीं छीन पाया। बूढ़े, मरने का शौक है क्या? तुम्हारा वही नियम? हाँ, हर चीज जो पसंद आई पैसे देकर ले ली, और जब मन भर गया तो फेंक दी। दुकानदार ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अगर इसमें जान होती तो ये तुम्हारे पास कभी नहीं जाना चाहता। ये तुम्हारे जैसे लोगों से दूर ही रहना चाहता। लड़की की आंखों से आग निकल रही थी। तुम कुछ और कहना चाह रहे हो? बताओ, तुम आखिर हो कौन? एक ऐसा दुकानदार जिसका दिल मास्टर ने तोड़ दिया जब उसे फेंक दिया गया। बूढ़े ने अफसोस जताया, फिर ठंडी हंसी में कहा, मिस, चीजें खरीदने के अलावा लेन देन में नीयत की भी अहमियत होती है। मैं चाहे तुम कितना भी पैसा दे दो, तुम्हें ये नहीं बेचूंगा। तो छोड़ो इसे और यहां से चली जाओ। औरत का चेहरा उतर गया, जबकि क्यावर बेचैन हो गई। मुझे लेने दो, उसने ये मुझे दिया है, तुम्हें तो बेचने का कोई इरादा भी नहीं। हाँ, वो नहीं बेचेगा। कितनी शर्म की बात है। जो मुझे चाहिए मैं खरीद ही लेती हूं, चाहे कोई बेचना चाहे या नहीं। उसकी आंखों में खून जमा देने वाली ठंडक थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसने अपनी ताकत छोड़ दी और बूढ़े को दीवार से चिपका दिया। औरत के हाथ से तलवार की धार फूट रही थी और उसकी आवाज में जानलेवा सर्दी थी। बूढ़े, मैं कोई सौदागर नहीं हूं और ना ही मोल भाव करने आई हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, लेकिन मेरी बात न मानने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। औरत ने उंगली हिलाई और एक तलवार झटके में निकली। बूढ़ा तो उसकी ताकत के सामने पलक भी नहीं झपका पाया, सीधा दीवार से चिपक गया। उसे शुरू से ही पता था कि ये होने ही वाला है। उसने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया था। वो हमेशा से सरीन शोर्स ट्रेडिंग का वफादार रहा था। चेयरमैन पर जब गलत हुआ तो उसने खुलेआम विरोध किया, और आज भी मास्टर और नौकर के रिश्ते के लिए जान देने को तैयार था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था और अब बस जाने के लिए तैयार था। रुको, अंधेरे गलियारे से आवाज आई, फिर एक शांत सी बोली, मिस, तुम किसी को भी मार सकती हो, पर सी ब्राइट सिटी के बाहर जाकर, वरना सबकी नजरों का बोझ हम सब पर आ जाएगा। औरत ने होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अंधेरे की तरफ देखा। तुम सोचते हो मुझे फर्क पड़ता है? मिस को सबकी नहीं, सिर्फ एक आदमी की राय की परवाह है। जुओ फैन अंधेरे से बाहर आया, उसकी आवाज एकदम सपाट। वो आदमी नहीं चाहता कि मिस कोई तमाशा करे, वरना उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा, और वो भी बस एक मामूली सा नकाब पाने के लिए। हा। औरत की भौहें फड़क गईं, उसका चेहरा कस गया, दिल बैठने लगा और उसने गहराई से सोचा, फिर अपनी औरा वापस खींच ली। बूढ़ा दीवार से गिरा और हाँफने लगा, जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई हो। मरने को तैयार था, लेकिन जिंदा रहना तो हर किसी को अच्छा लगता है। औरत ने जुओ फैन की तरफ घूरते हुए पूछा, तू है कौन? जानता है मैं कौन हूं? नहीं जानता। जुओ फैन ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं नॉर्दर्न लैंड की कियान क्लान का एक मामूली स्टूवर्ड हूं, कियान फैन। ये छोटी सी दुकान हमारी क्लैन की देखरेख में है और मुझे उम्मीद है कि मिस दरगुजर करेंगी। हा। औरत ने गहराई से देखा। कियान क्लान, वो 3 बड़े व्यापारी समूहों में से एक? झूठ। औरत ने थूकते हुए कहा, व्यापारी सिर्फ पैसे की सोचते हैं, हर चीज का मुनाफा घाटा तौलते रहते हैं।
वे मेरे जैसी से बस एक टूटी दुकान के लिए बहस नहीं करते। और तुम्हारी शक्ल और वो नजरें, तुम कोई मामूली स्टीवर्ड नहीं हो सकते। बोलो, असल में हो कौन? जुओ फैन ने हल्की सी झुककर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, आपका शुक्रिया मिस। मैं कौन हूं जानने की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे भी जानने की जरूरत नहीं कि आप कौन हैं। बस यूं समझिए कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, और अगर मिस भी मुझे दुश्मन न समझे तो हम अपनी अपनी राह पकड़ सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, शायद फिर कभी सामना ही न हो। हा हा हा। लेकिन तुम पहले से जानते हो मैं कौन हूं। औरत उलझ गई, सोच में पड़ गई कि ये आदमी अचानक कहां से टपक पड़ा जिसे उसका राज पता है। आखिर है कौन ये? अगर तुम नहीं बताते कि तुम कौन हो तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा कोई मकसद नहीं? जुओ फैन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या वाकई मैं जानता हूं? हा मिस, आप तो बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच रही हैं। मुझे बस ये लगा कि मिस को तमाशा नहीं करना चाहिए। बस यही बात कहने आया था। आपको भी मेरे बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। जो पहचान लेता है वो जानता है कि ज्यादा छानबीन करना बेकार होगा और उलझनों से ज्यादा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये धमकी है, चेतावनी। जुओ फैन के चेहरे पर एक न सहन करने लायक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें नुकीली हो चुकी थीं। अगर मिस वेस्टर्नलैंड जाए तो समझ जाएंगी कि दुनिया कितनी विशाल है और आपसे भी ऊपर कितने लोग हैं। कोई भी नहीं बच सकता कुछ मुसीबतों से। जिंदगी में हमेशा सतर्क रहना चाहिए, वरना एक छोटी सी गलती सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। घमंड किसी के काम नहीं आता। औरत का चेहरा हिल गया, उसकी आंखों में उलझन थी। वेस्टर्नलैंड, तुम वही हो? औरत ने जैसे ही कुछ समझा, उसकी सांसें थम गईं। जुओ फैन के होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। मिस को बोलने की जरूरत नहीं है, बस जान लेना ही काफी है। हम अपनी राह जाएं और सबको चैन से जीने दें। औरत कुछ पल असमंजस में रही, फिर गुस्से में मुड़कर जाने लगी। रुको। जुओ फैन ने हाथ आगे बढ़ाया, मुस्कुराते हुए कहा, मिस कृपया मेरी बेटी का नकाब लौटा दें। औरत ने किया और की ओर देखा, फिर तिरस्कार से हंसी। तुम्हारी बेटी? हा। तुम जैसे आम इंसान की इतनी खूबसूरत और प्यारी बेटी? ऊपर वाले की नज़र शायद कमजोर है। हा, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। उसकी माँ का ही कमाल है सब। अब और मत बको, तुम्हें छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और ये मत सोचना कि जो चीज़ मेरी नज़र में आ गई वो तुम्हें मिल जाएगी। औरत ने ठुकरा दिया। जुओ फैन ने कहा, तो अब मजबूरी है। प्रैक्टिशनर्स की दुनिया में जितने दोस्त उतने रास्ते। पर अगर मिस ने जिद की और कुछ हुआ तो इसकी जांच होगी, और तब वो आदमी। तुम कहते हो कि हम अपनी राह चलें, लेकिन खुद ही हमारी राह में अड़ गए हो। और तो आप रही हैं। जुओ फैन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मिस, मैं भी आपकी तरह हूं, जो मुझे पसंद आ जाए उसे छोड़ नहीं सकता, चाहे वो एक सस्ता सिक्का ही क्यों न हो। और मेरी बेटी की बात आए तो भी वही बात है। फर्क बस इतना है कि मेरे अंदर कोई दया या संवेदना नहीं जो मुझे ट्रबल खड़ा करने से रोके। पर मिस के अंदर शायद अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है। औरत का चेहरा कांप उठा। गुस्से में उसने हाथ छटका और नकाब जुओ फैन की तरफ फेंक दिया। अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। वो दरवाज़ा पटककर बाहर निकल गई। जुओ फैन के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान फिर उभरी। उसने नकाब पकड़ा और पास खड़ी खुश क्यावर को थमा दिया। सर ने तो कमाल कर दिया, उस डायन को मना लिया। मैं तो आपका कायल हो गया। बूढ़े ने झुककर शुक्रिया अदा किया। जुओ फैन मुस्कुराया। तुम जानते हो वो कौन थी? सेंट्रल एरिया की है। बूढ़े की थकी आंखें कांप गईं। उसने सांस छोड़ी। खबर है कि नॉर्दर्न लैंड में ताकतवर एक्सपर्ट्स ने घुसपैठ की है। 10 इंपीरियल प्रिंस और इनविंसिबल स्वॉर्ड, साथ में 5 स्वॉर्ड किंग। और इन 9 स्वॉर्ड किंग में अकेली औरत है, फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग बाइली यूयू। जुओ फैन ने सिर हिलाया। सही पहचाना। तो फिर यंग मास्टर ने उसे डराया कैसे? अंजाम का डर। जुओ फैन बोला, वो सिर्फ एक आदमी से डरती है, इनविंसिबल स्वॉर्ड बाइली यूटियन से। उन्होंने अब तक खुद को छिपा कर रखा है, क्योंकि बैली यूतिया ने साफ मना किया है कोई हंगामा न हो। वो सब सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई पहले से गड़बड़ करेगा तो उसे बैली यूटियन का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मुझे पता था वो जिद छोड़ देगी, क्योंकि वो उस आदमी से डरती है, इसलिए मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं थी। बूढ़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, पर उसने नकाब लौटाया क्यों? वो तो डर ही तो। जुओ फैन ने मुस्कुराया। बाइली यूटियन को इस मिशन में सिर्फ जीत चाहिए, और अब अगर कोई डेविल माउंटेन का नाम लेकर टांग अड़ा दे तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। और बाइली यूटियन अपने गुस्से का शिकार उसी को बनाएगा जिसने गड़बड़ की होगी। लेकिन कौन अड़ सकता है जब उनके पास इतनी ताकत है? क्या तुमने वेस्टर्नलैंड की बातें सुनी हैं? जुओ फैन ने उसे देखा। तुम्हारी कंपनी की खुफिया टीम को पता होना चाहिए कि बाइली जिंगवे के लोग मुझे वेस्टर्नलैंड में तलाश रहे थे, और उस भयानक घटना के बारे में भी। डेविल माउंटेन? बिल्कुल वही। जुओ फैन की आंखों में चमक थी। डेविल माउंटेन अब तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन वहां की ताकत अभूतपूर्व है। 9 स्वॉर्ड किंग और यहां तक कि इनविंसिबल स्वॉर्ड भी उससे घबराए हुए हैं। इंसान अनजान चीजों से डरता है, तो मैंने बस इशारा किया कि मैं वहीं से हूं। जितना मैं रहस्यमयी दिखा, उतना ही वो कमजोर महसूस करने लगी। शायद डेविल माउंटेन कुछ भी ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उनकी पूरी योजना फेल हो सकती है।
और तब इनविंसिबल स्वॉर्ड का गुस्सा किस पर गिरेगा। हाँ, जो भी डेविल माउंटेन का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा उसकी तो शामत ही आ जाएगी। ये रिस्क वो नहीं उठा सकती थी। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी को मरोड़ा और शब्दों को मन में तौलते हुए धीरे से जुओ फैन से बोला, जनाब वाकई बेमिसाल हैं। दुश्मन को बस एक नज़र में पहचान लेना कोई आसान बात नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि दूसरे यंग मास्टर को आप पर इतना भरोसा क्यों था, लेकिन अब समझ में आ गया। उनके पास तो सच में अद्भुत नज़र है। जुओ फैन हल्के से हंसा। हाँ, इतना बढ़ा चढ़ा के मत बोलो। ऐसा मत कहो जैसे उसने मुझे अपने साथ जोड़ा हो। उसका मतलब साफ था कि वो खुद इस पूरी योजना का अगुआ है। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। हाँ, हम सब आपके वफादार नौकर हैं जनाब, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या आप डेविल माउंटेन से आते हैं? डेविल माउंटेन? जुओ फैन की आंखों में एक पल को डर की झलक आई, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने बूढ़े की ओर देखा। तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें लगता है दुनिया में वाकई ऐसा कुछ है? बूढ़ा चौंका, फिर झिझकते हुए सिर हिलाया। दुनिया इतनी बड़ी है कि मैं खुद नहीं जानता, इसलिए ही आपसे पूछ रहा हूं जनाब कि आप थोड़ी रोशनी डालें। सच कभी झूठ बन सकता है और झूठ कभी सच। किसी चीज का न होना यह साबित नहीं करता कि वो कभी थी ही नहीं या हो ही नहीं सकती। जुओ फैन की आंखों में चमक आई और वो खुद ही हंसने लगा। वो चीज असल में है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। अगर अभी वो चीज नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई रोक थोड़ी है कि वो भविष्य में पैदा ना हो जाए, है ना? हाँ। बूढ़े के चेहरे में हरकत हुई, आंखें खुल गईं और वो जुओ फैन की ओर और भी ज्यादा इज्जत से देखने लगा। उसने लंबी सांस ली और श्रद्धा से भरकर बोला, जनाब तो जैसे खुदा हों ऐसा बड़ा मंच तैयार कर दिया है जिसमें राजा, मंत्री और भिखारी तक सब नाच रहे हैं। लेकिन अगर ये नाम झूठ निकला? तुम लोगों की कंपनी का तरीका ही तो है कि किसी की तह में मत जाओ। वक्त के साथ वो चीज सच बन जाएगी। जुओ फैन मुस्कुराया। बूढ़े को अब सब समझ में आ चुका था और उसका चेहरा कृतज्ञता से भर उठा। सीरीन शोर्स ट्रेडिंग को मानो भगवान का आशीर्वाद मिल गया था, नहीं बल्कि इस रहस्यमयी आदमी का साथ। जुओ फैन ने उन्हें फिर से उठने का मौका दिया था, बस कभी कभार आकर राह दिखाता, जनमत के लिए लड़ता। क्योंकि वो ऐसी ताकत चाहता था जो दुनिया के हर कोने में फैली हो, इसलिए वो सब कुछ दूसरे यंग मास्टर के हवाले नहीं छोड़ सकता था। वो रंडोंग तो बस एक मार्गदर्शक था, असली मुखिया तो वो था जिसमें हुनर और दृष्टि दोनों थे। अपना नाम बनाना और अपनी काबिलियत दिखाना तो बस पहला कदम था। वो क्यावर की ओर बढ़ा जो अपनी नई मास्क से खेलते हुए खुश हो रही थी और उसके साथ चला गया। बूढ़ा आदमी झुककर पूरे सम्मान के साथ उसे विदा करता रहा। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले, वही गार्ड फिर से नम्रता से सामने आया और बोला, जनाब आपके ठहरने के लिए जगह तय कर दी गई है, कृपया मेरे साथ चलें। उसने जुओ फैन और क्यावर को उनके कमरे तक पहुंचाया, जहां वे शांति से कल्टीवेशन करते रहे और 5 दिन बीतने का इंतजार करते रहे। अब बात नॉर्दर्न लैंड की, एक ऐसा ठिकाना जो बिल्कुल चुप, गहरा और छुपा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी और ठंड इतनी थी कि हड्डियों में समा जाए। इसी जमा देने वाली जगह में दर्जनों लोग गीली जमीन पर बैठे थे। उनका अगुआ एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में तेज नजर और आत्मा में दम था। उसके सबसे पास बैठे थे बाइली खानदान के 4 स्वॉर्ड किंग्स और उनके पीछे थे 10 नौजवान, जिनमें से क्राउन प्रिंस सबसे आगे था अपने बाकी भाइयों के साथ। ये सब अपने पेट्रियार्क और स्वॉर्ड किंग्स के साथ इस यात्रा पर सीखने और आगे बढ़ने आए थे ताकि इस सबसे ताकतवर खानदान की विरासत आगे चल सके। तभी अचानक हवा में हलचल हुई और एक बेहद खूबसूरत औरत वहां आ पहुंची। वो गुस्से में हाथ झटकती, पैर पटकती हुई आई और फिर गहरी सांस लेकर 4 स्वॉर्ड किंग्स के पास बैठकर ध्यान लगाने लगी। इतने बेचैन मन से कोई कैसे कल्टीवेशन कर सकता है? बेली यूतिया ने आंखें खोलते हुए कहा, यू क्या हुआ? जिंगवे से कोई खबर आई? बाकियों ने भी उसकी ओर देखा। बेली यूले ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यू ऐसा क्या हुआ जो इतनी खफा हो? पेट्रियार्क के ध्यान में विघ्न डाल रही हो? क्या कुछ बुरा संकेत मिला है? माफ कीजिए पेट्रियार्क, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने झुककर बाइली यूटियन को सलाम किया और एक आंख से उसकी हरकत देखने लगी, मगर पेट्रियार्क का चेहरा शांत था, जैसे कोई झील। आखिर बाइली यूटियन खड़ा हुआ और बिना उसकी ओर देखे बोला, पहले बात करो, फिर माफी मांग लेना। तुम जानती हो मुझे बच्चों जैसे गुस्से या नाटक बिल्कुल पसंद नहीं। अगली बार ऐसा कुछ मत करना जब मैं आसपास रहूं। नहीं करूंगी। बाइली यूयू जल्दी से झुक गई। पेट्रियार्क के आदेश पर मैंने पूरे इलाके की जांच की। प्राइम मिनिस्टर ने अब तक कोई हरकत नहीं की, लेकिन वापस आते वक्त मेरी मुलाकात किसी से हुई। उसकी आवाज़ धीमी हो गई और वो झिझकने लगी। बाइली यूले ने भौहें तान कर पूछा, किससे? क्या वो हमारे लिए खतरा है? ऐसा क्या देखा कि तुम्हारा मन बेचैन हो गया? मैंने पहली बार देखा, पर लगता है वो डेविल माउंटेन से है। डेविल माउंटेन? वो रहस्यमयी सेक्ट जो वेस्टर्न लैंड से जुड़ी है। बाइली यूयू अब तक तन चुकी थी, तभी बाइली यूले चिल्ला उठा, हमें जो सूचना मिली थी वेस्टर्न लैंड से, वो बताती है कि डेविल माउंटेन का लॉर्ड इतना ताकतवर है कि पेट्रियार्क के बराबर खड़ा हो सकता है।
उसने वेस्टर्न लैंड के 5 सेक्ट्स को बिना किसी चेतावनी के खत्म कर दिया था और वहां के सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स कुछ नहीं कर पाए थे। ऐसे में उसका कोई आदमी नॉर्दर्न लैंड में कैसे आ गया? पेट्रियार्क, हम अब सिर्फ चारों लैंड्स के गठबंधन से नहीं बल्कि इस अनजान ताकत से भी जूझ रहे हैं। बाइली यूटियन का चेहरा थोड़ा बदला, फिर उसने ठंडे लहजे में पूछा, यूले, तुमने अभी कहा डेविल माउंटेन का लॉर्ड मेरे बराबर है? अरे नहीं नहीं पेट्रियार्क, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो आप जितना ताकतवर नहीं हो सकता, लेकिन वो एक स्वॉर्ड किंग से कहीं ज्यादा मजबूत है। बाइली यूले ने घबराकर सफाई दी, क्योंकि उसे पता था कि कल्टीवेटर अपनी तुलना किसी से पसंद नहीं करते। बाइली यूटियन हंसा, उसकी आंखें ठंडी थीं। यूले, मैंने पहले भी कहा था, मेरे सामने तो सीधी बात कहा करो। वेस्टर्न लैंड वालों के मुताबिक डेविल माउंटेन का लॉर्ड ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज तो मानो स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच चुका है। तुम्हें मेरे सामने डरने की जरूरत नहीं। कोई मुझसे ऊपर हो या नीचे, ये सब बेकार की बातें हैं। क्या तुमने उसे कभी देखा है? नहीं पेट्रियार्क, बिल्कुल नहीं, और वेस्टर्न लैंड के बहुत कम लोग उसे देख पाए हैं। इतने सारे अफवाहें हैं कि अब लगने लगा है सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। पसीना पोंछते हुए बाइली यूले हंसा। पेट्रियार्क जानते हैं, इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर बार सुनने वाले उसे और भी बड़ा बना देते हैं। हो सकता है ये वेस्टर्न लैंड का कोई मनोवैज्ञानिक चाल हो, शायद डेविल माउंटेन है ही नहीं और ऐसा कोई एक्सपर्ट भी नहीं है। बाइली यूटियन ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसी संभावना हो सकती है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम और शोहरत के लिए कुछ भी कर जाते हैं। शायद वेस्टर्न लैंड वालों की यही चाल है, चुपचाप डेविल माउंटेन का नाम गढ़ना ताकि मुझे डराकर थोड़े दिन की शांति पा सकें। पेट्रियार्क बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो आदमी जो डेविल माउंटेन से है असल में मौजूद है। बाइली यूले ने पेट्रियार्क की तारीफ की, लेकिन बाइली यूटियन अब एकदम अलग सोच में चला गया। इसका मतलब ये कोई चाल नहीं है, क्योंकि अगर ये सब झूठ होता तो उसका कोई ट्रेस भी ना मिलता। अब जबकि उसका एक डिसाइपल सामने आ गया है तो डेविल माउंटेन का अस्तित्व तय है। मैं उससे मिलना चाहूंगा। पेट्रियार्क, आप उससे मिलना चाहते हैं? बाइली यूले चौंक पड़ा। बाइली यूटियन ने सिर हिलाया और आंखों में चमक आ गई। मैंने अपनी कल्टीवेशन यात्रा में कभी हार नहीं मानी और हमेशा एक असली ओपोनेंट की तलाश में रहा हूं। अब जब ऐसा रहस्यमयी आदमी सामने आया है तो दिल बेताब हो गया है। मैं चाहूंगा कि युद्ध शुरू होने से पहले उसके डिसाइपल से मिलूं और उसकी परीक्षा लूं। अच्छा विचार है ना? हाँ हाँ हाँ। बैली यूतिया हंसते हुए बाली यूयू की ओर मुड़ा। यूयू, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ कि कैसे और कहाँ तुमने उससे मुलाकात की। मुझे उसका अंदाजा लगाना है। हाँ पेट्रियार्क। पेट्रियार्क का हुक्म सुनते ही बाइली यूयू तुरंत झुक गई और सारी बात तसल्ली से सुना दी। बाइली यूटियन ने आंखें आधी मूंद लीं। यूयू, तुम पीक जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट हो, ऊपर से तुम्हारे पास डिमोनिक ट्रेजर्स भी हैं जो तुम्हारी असली कल्टीवेशन छुपा लेते हैं। फिर भी जैसे ही तुमने अपनी ब्लड थर्स्ट छोड़ी, उस लड़के ने ना सिर्फ तुम्हारी ताकत पहचान ली बल्कि तुम्हारी पहचान भी जान ली, और वो भी महज एक 3rd लेयर रेडियंट स्टेज का लड़का। फिर भी उसे तुमसे डर नहीं लगा, उल्टा अपनी बातों से तुम्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया, वो भी बिना अपना मास्क छोड़े। क्या गजब की हिम्मत है उसमें। बाइली यूयू नाक चढ़ाते हुए बोली। हम्फ, अगर पेट्रियार्क की चेतावनी ना होती तो मैं कब का उसका सिर धड़ से अलग कर चुकी होती। बाइली यूटियन ने सख्ती से कहा। हार तो हार होती है, कोई बहाना नहीं चलेगा। बैली यूयू ने गुस्से में हाथ उठाए ही थे कि बैली यूतिया ने डांटते हुए कहा, उसने तुम्हारी कमजोरी को समझा और उसका फायदा उठाया। गलती तुम्हारी है कि तुम उसे छुपा नहीं पाई। अब हार मानो और बच्चों जैसी हरकतें मत करो। तुम एक स्वॉर्ड किंग हो, वैसे ही बर्ताव करो। बाइली यूयू का चेहरा कांप उठा। उसने गहरी सांस ली और झुककर सलाम किया, पर मन के अंदर उसका गुस्सा और भी उबल रहा था। बैली यूतिया ने सिर हिलाया। यूयू, कल तुम जाकर उस लड़के पर नजर रखो और देखो उसका अगला कदम क्या होता है। मैं देखना चाहता हूं कि डेविल माउंटेन का डिसाइपल हमारे बाइली क्लैन के डिसाइपल से कितना बेहतर है। बस जासूसी? बस इतना ही? बाइली यूटियन की आंखों में चमक आई। और इस बार तुम्हें मारने की भी इजाजत है, कोई रोक टोक नहीं। बाइली यूयू की आंखें चमक उठी। बहुत बहुत धन्यवाद पेट्रियार्क, अब देखती हूं वो अकड़ कैसे दिखाता है। लेकिन बाइली यूटियन ने उसकी खुशी के बीच दखल देते हुए कहा, तुम जिसे नहीं मारोगी वो सिर्फ डेविल माउंटेन का डिसाइपल है। बाइली यूयू ठिठक गई। पर पेट्रियार्क, पहले तो आप मारने की छूट देते हो और फिर कहते हो उसे मत छूना। मैं उसे मारना नहीं चाहता, उसे परखना चाहता हूं। बाइली यूटियन ने आसमान की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। जैसा मास्टर वैसा डिसाइपल। मैं देखना चाहता हूं कि डेविल माउंटेन का डिसाइपल हमारे बच्चों से कितना खास है। क्या वो तब भी शांत रहेगा जब एक पागल और खून की प्यासी औरत उसके पीछे लगी हो? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत मजेदार इम्तिहान होगा। बाइली यूयू का दिल कांप उठा। पेट्रियार्क, आपने खुद मुझे स्वॉर्ड किंग बनाया है और अब मुझे पागल औरत कह रहे हो? कुछ तो इज्जत दो कम से कम। पर बाइली यूटियन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस खुद में ही मुस्कुरा रहा था। बाइली यूले ने भौहें सिकोड़ लीं। पेट्रियार्क, अगर यूयू ने नॉर्दर्न लैंड में तबाही मचाई तो जंग और पास आ जाएगी, फिर जिंगवे की रणनीति। कोई बात नहीं।
बाइली यूटियन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, जिंगवे प्राइम मिनिस्टर है और एम्पायर की जीत उसकी प्राथमिकता है, पर मेरी तो बस एक ही चाहत है, किसी योग्य ओपोनेंट से लड़कर दुनिया को समझना और खुद की ताकत को और गहरा बनाना। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, फिर चाहे वो एम्पायर का ही हित क्यों ना हो, उसे पीछे हटना ही पड़ेगा, समझे? सबके दिल कांप उठे और सब झुक गए। हाँ पेट्रियार्क, अब जब काम की बातें हो गईं तो अब बारी है कुछ निजी हिसाब की। चटाक। बाइली यूटियन की आंखें फिर से बर्फ सी ठंडी हो गईं और उसने अपना हाथ उठाया। एक जबरदस्त ताकत बाइली यूयू से टकराई, जिससे वो 3 बार हवा में घूमती हुई जमीन पर गिरी और मुंह से खून निकल पड़ा। बाइली यूले हड़बड़ा गया। पेट्रियार्क, मैंने कहा था जासूसी करने जाओ, और ये जा पहुंची किसी थ्रिफ्ट शॉप में। हम्फ, औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं। बाइली यूटियन की आवाज़ उतनी ही ठंडी रही जितनी उसकी आंखें। 1000 कोड़े लगाओ, तभी दिमाग ठिकाने आएगा। यूले, तुम इसकी सज़ा पूरी करवाओ और फिर इसे इसके काम पर भेज दो। सबने फिर से सिर झुकाया, जबकि बाइली यूयू इस बार कुछ नहीं बोली, बस उसका गाल सूज गया था। बाइली यूटियन अपनी जगह बैठ गया और बाकी सब भी अपने स्थान पर लौट गए। बैली यूले ने एक लंबी सांस ली और बैली यूयू को पेड़ों के पीछे ले गया। फिर एक के बाद एक कोड़ों की आवाज़ हवा में गूंज उठी। 1000 कोड़े खाने के बाद बाइली यूयू कांपती हुई लौटी। उसकी पीठ से खून बह रहा था और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। फिर भी उसने दर्द को जब्त करते हुए दांत भींचे और बाइली यूटियन को झुककर सलाम किया, फिर उड़ गई अपने मिशन के लिए। बाइली यूले ने हाथ में कोड़ा थामे एक लंबी सांस ली और वापस अपनी जगह चला गया। 5 दिन बाद कियान कारवां पूरी तरह तैयार था। जुओ फैन, जो अब नकली स्टूवर्ड बना हुआ था, पूरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। गाड़ियों को 3rd लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट्स खींच रहे थे और साथ में 15 गार्ड्स चल रहे थे, वही 15 जो उस अंधेरे कमरे में जुओ फैन ने पहले देखे थे। एक इशारे पर स्पिरिचुअल बीस्ट्स दहाड़ उठे और गाड़ियों को तेजी से खींचते चले गए। जबकि लोग गाड़ियों के अंदर बैठे आराम कर रहे थे, वहां गर्मी थी और शराब भी, पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कभी कभी लगता जैसे किसी की ठंडी सांस गर्दन के पीछे लग रही हो। बाहर झांककर देखने पर एक औरत नजर आई जो पीछे पीछे आ रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी जो सबको सहरा देती थी। सर, वो औरत हमें क्यों घूरे जा रही है? गार्ड ने जुओ फैन को खींचकर खिड़की की ओर ले जाया और बोला, हमारी ये यात्रा नॉर्दर्न लैंड में एकदम गोपनीय है, फिर भी कोई पीछा कर रहा है। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये सेंट्रल एरियाज 9 स्वॉर्ड किंग्स में से एक है। बाइली यूयू, पिछली बार हमारा थोड़ा टकराव हुआ था, अब बस डराने आई है। वो आदमी डर के मारे खून थूक ही देता। बाइली यूयू, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पीछा कर रही है। भाई, दिल तो तुम्हारा बड़ा ही मजबूत है। बाकियों के चेहरे एक साथ फड़क गए। सबने जुओ फैन को हैरानी से देखा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक स्वॉर्ड किंग उनके पीछे चल रही होगी। और बात तो तब और भी बिगड़ी। नया बॉस तो जैसे बेफिक्र बैठा है। ये मूर्खता है या बहादुरी? और कोई होता तो स्वॉर्ड किंग का नाम सुनते ही पैंट गीली कर देता। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए क्यावर के सिर पर हाथ फेरा। क्यावर खिलखिलाई और उसकी नज़र देखकर बोली, डर किस बात का? वो हमें छुएगी नहीं, वरना 5 दिन पहले ही कर चुकी होती। डैड ने उसे इतना गुस्सा दिला दिया, फिर भी उससे मेरा मास्क वापस दिलवा लिया। अगर तब कुछ नहीं किया तो अब भी कुछ नहीं करेगी। तो शांति से बैठो। तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था पहले। सब चौंक उठे और फिर झुककर बोले, सर तो कमाल है, स्वॉर्ड किंग को भी पीछे हटा दिया। अब समझ आया सेकंड यंग मास्टर क्यों आपके साथ जाना चाहता था। जुओ फैन ने हाथ हिलाकर कहा, यह सब बाइली यूटियन का शुक्रिया अदा करो। उसी ने ये नियम बांध रखे हैं कि 9 स्वॉर्ड किंग्स उसकी आज्ञा के बिना कोई हरकत नहीं कर सकते। धड़ाम। अचानक पीछे से जोर का धमाका हुआ, जिससे पूरी गाड़ी हिल गई, जमीन तक कांप उठी और स्पिरिचुअल बीस्ट्स डर के मारे बौखला गए। 3rd लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट्स ने अचानक उछलना शुरू कर दिया, अपने हार्नेस तोड़ डाले और गाड़ी इधर उधर झूलने लगी। जुओ फैन और बाकी लोग दौड़कर बाहर निकले और जो नज़ारा देखा उसने सबकी रूह तक हिला दी। जहां पहले चारों ओर बर्फीली सुंदरता थी, अब सब जलकर काला पड़ गया था। जमीन में जगह जगह गड्ढे हो गए थे। 5 गाड़ियों में से सबसे पीछे वाली गाड़ी का तो नामो निशान ही नहीं था, ना ही वो 5 स्पिरिचुअल बीस्ट्स जो उसे खींच रहे थे। बस जमीन पर पड़े काले धब्बे देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब राख हो गए होंगे। सबके चेहरे फड़क उठे और घुटने कांपने लगे। एक ने जुओ फैन की ओर देखा और डर के मारे बोल पड़ा, सर, आपने तो कहा था वो कुछ नहीं करेगी। हाँ, 5 दिन पहले तो उसने हमला नहीं किया, अब क्यों? जुओ फैन शांत खड़ा रहा। लगता है बूढ़े ने अब उसे खुली छूट दे दी है। लेकिन ये देखना है कि छूट कितनी है। एक ठंडी हवा के साथ एक परछाई जुओ फैन के ग्रुप से बस 100 मीटर की दूरी पर आकर उतरी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। बाकी सब तो उसे देखकर थरथराने लगे, एकदम पीछे हटने लगे, जैसे जान ही निकल गई हो। मगर जुओ फैन वहीं खड़ा रहा और तो और वो आगे बढ़ा। चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो समझ से परे थी। मिस, फिर से मुलाकात हो गई। कैसी हो? उम्मीद है सब ठीक हो रहा होगा।
अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को अपने पास रखो। बाली यूयू के चेहरे पर एक टेढ़ी हंसी थी, जैसे खिल्ली उड़ा रही हो। बच्चे, तूने तो कहा था मैं तुझे छू भी नहीं पाऊंगी। अब देख, तेरी सारी चीजें नष्ट कर दी, तेरे लोगों को मार डाला। अब तेरी बारी है। हा हा हा। उसकी हंसी बाकी सबके रोंगटे खड़े कर गई, लेकिन जुओ फैन की मुस्कान वैसी की वैसी रही। वो धीरे धीरे सिर हिलाता हुआ और पास गया। मिस, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें नाराज किया। बाकी लोगों का कोई कसूर नहीं। मासूमों को क्यों निशाना बना रही हो? मासूम? बाली यूयू ने ठंडी सांस ली। तेरे आसपास कौन मासूम है? फिर वो शरारती लहजे में बोली, तू जिनके लिए इतना मर मिट रहा है, उन्हें ही मैं पहले मारूंगी। तुझे सबसे आखिर में रखूंगी, ताकि सबको मरते देखे और तेरा मन ग्लानि में डूब जाए। उनके मरने की वजह तू ही बनेगा। जुओ फैन ने लंबी सांस छोड़ी। ऐसा जरूरी है क्या? किसी और की लड़ाई में बेगुनाहों को घसीटना ठीक नहीं। मैं तो सामने खड़ा हूं। अगर मारना ही है तो मुझे मारो। मैं मरूं तो सबसे पहले मरूं। सब कुछ तेरी मर्जी से नहीं होता। बाली यूयू गुर्राई। तू खुद को कुर्बान करके अपने गुनाह हल्के करना चाहता है, इसलिए मैं तुझे सबसे आखिर में रखूंगी। तुझे पछतावे में जलने दूंगी, फिर मारूंगी। यही सजा है मेरे गुस्से का। उसने जुओ फैन की तरफ घूरते हुए कहा, तू उस जगह से नहीं था क्या? इतना महान था, अब क्यों 2 लोगों की जान भी नहीं बचा सकता? जुओ फैन ने शांति से कहा, बात यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैंने किया ही नहीं कभी। अब दोनों के बीच बस 1 मीटर का फासला था। जुओ फैन की मुस्कान और गहरी हो गई। मिस, कहीं आपके चेहरे पर चोट लगी है क्या? इतनी खूबसूरत शक्ल पर ऐसा निशान शोभा नहीं देता। युआन क्यू का इस्तेमाल करके उसे ठीक करना चाहिए। यूं मासूमों की जान लेकर वक्त बर्बाद करना सही नहीं। जुओ फैन ने हाथ बढ़ाया बाली यूयू के सूजे और लाल गाल की तरफ। बाली यूयू झट से पीछे हटी। क्या कर रहे हो? ठीक कर रहा हूं मिस। जब तुम खुद नहीं कर पा रही हो तो मैं कर देता हूं। जुओ फैन मुस्कुराया। उसका हाथ हरे उजाले में चमकने लगा, जिसमें जीवन की ऊर्जा थी। ऐसी खरोच तेरे स्तर की कल्टीवेशन में तो एक पल की बात है, लेकिन इसे यूं ही रखना। लगता है मैं ही ठीक कर दूं, ताकि तुम्हारे पेट्रियार्क को कुछ कहने का मौका ना मिले। बाली यूयू की आंखों में गुस्सा आ गया, भौहें कांप उठीं। हाथ पीछे रख। ये सजा पेट्रियार्क की तरफ से है। इसे कब ठीक करना है ये वही तय करेंगे, तू नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हें हम पर हमला करने का आदेश भी पेट्रियार्क ने ही दिया है? क्या पेट्रियार्क अब लोगों को मारने की छूट दे रहे हैं? जुओ फैन मुस्काया। बाली यूयू ने ठंडी हंसी हंसी। बिल्कुल सही, अब कोई बंधन नहीं है। तेरी किस्मत अब खत्म हो गई। क्या पेट्रियार्क ने तुम्हें मुझे मारने को भी कहा? जुओ फैन ने ऊंची आवाज में पूछा। बाली यूयू थोड़ी हिचकी, फिर चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान ले आई। बिल्कुल, अब मरने का इंतजार कर। ऐसा है? जुओ फैन ने सिर हिलाया मुस्कुराते हुए। उसे अपना जवाब मिल गया था। बाली यूयू ने बात को छिपाने की कोशिश की थी, मगर उसके चेहरे के एक पल के बदलाव ने सच्चाई बयां कर दी थी। वो बूढ़ा शातिर मुझे आजमाना चाहता है, या डेविल माउंटेन के डिसाइपल्स और ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज को। हा हा हा, शुक्रिया डेविल माउंटेन, अब जाकर अपने नाम के मुताबिक काम कर रहे हो। अब तो 9 स्वॉर्ड किंग्स को भी किसी डेविल माउंटेन वाले को छूने से पहले इजाजत लेनी होगी। नाम का भी क्या कमाल होता है। जुओ फैन के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अलग ही समझ चमक रही थी। बाली यूयू, जो कि एक जानी मानी स्वॉर्ड किंग थी, उसके मन में अचानक एक डर समा गया। जुओ फैन एक ऐसा रहस्य बन चुका था जो उसकी सारी समझ को डुबो रहा था। बाली यूयू गुस्से में भर गई, उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। हंस क्या रहा है? तू सोचता है मैं मार नहीं सकती? अरे मैं तो मानता हूं, तुम्हारे अंदर पूरी काबिलियत है मुझे मारने की, इसलिए तो खुद ही तुम्हारे सामने आया हूं, तुम्हारी दया पर। जुओ फैन ने एक हल्की सी बेफिक्री भरी हाथ हिलाई और बाली यूयू की ओर फिर बढ़ चला। अब दोनों इतने पास थे कि एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थीं, इस ठंड में भी। बाली यूयू का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो फिर पीछे हटी, थोड़ा घबराई। तो तू कर क्या रहा है? मिस के सामने आकर अपनी गर्दन पेश कर रहा हूं। जुओ फैन ने आंखें टेढ़ी करते हुए मुस्कुराया। क्यों, बुरा लग रहा है क्या कि मैं अपने हालात को पूरी तरह समझ गया हूं और चुपचाप स्वीकार कर लिया है? बाली यूयू के होंठ कांपे, उसका चेहरा लाल हो गया और जुओ फैन की मुस्कुराहट ने उसकी सोच को जैसे जाम कर दिया। वो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की महान स्वॉर्ड किंग थी। लोग उसके सामने सिर झुकाते थे, उसकी पूजा करते थे। फिर ये कैसे हो गया कि कोई लड़का इतनी बेशर्मी से उसके पास आकर मुस्कुरा रहा है? बाली यूयू अपना आपा खो बैठी, जुओ फैन की ओर उंगली उठाई। वहीं रुक जा, पास मत आ। सोच मत कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। तुझे तो मैं ऐसा यातना दूंगी कि समझ नहीं पाएगा। तेरे आदमी एक एक करके मरेंगे, हर दिन एक। देखती हूं कब तेरा नंबर आता है, उस दिन तक तू तड़पता रहेगा। बाली यूयू ने अब जुओ फैन की ओर देखा तक नहीं और बस गायब हो गई। बर्फ में पड़े उसके कदमों के निशान ही इस बात का सबूत थे कि कोई सुंदर और खतरनाक औरत वहां थी। जुओ फैन ने सिर हिलाया और बाकियों की ओर बढ़ चला। चलो लोग, गाड़ियों की तरफ देखो, अब बढ़ना है। लेकिन कोई हिला भी नहीं, सब एकदम सन्न थे। उनकी आंखों में सिर्फ इज्जत और हैरानी थी।
क्या हुआ तुम लोगों को? काम पर लगो, जुओ फैन ने गुस्से में कहा। वो सब मंद मंद मुस्कराने लगे, लेकिन काम करने का कोई होश नहीं था। सर आप तो फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग को छेड़ रहे थे क्या? आप तो बहुत कमाल के हो, एक खूनी डायन तक से फ्लर्ट कर लिया। धप। जुओ फैन ने उन्हें एक थप्पड़ जमा दिया। बकवास बंद करो, मैं सिर्फ उसकी हदें परख रहा था। और कुछ पता चला? बिल्कुल। जुओ फैन मुस्कुराया। बूढ़े बाइली यूटियन ने उसे खुले हाथ से मारने की छूट दी है, लेकिन मुझे नहीं मार सकती। मैंने उसे कई बार मौका दिया, बहाना भी, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। उसके बहाने उसकी आदतों से मेल नहीं खाते। दुकान में जो गुस्सा देखा था उसमें इतनी सब्र नहीं कि मुझे यूं छेड़े रखे। इसलिए मुझे जान का डर नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। बाकियों ने चैन की सांस ली। जुओ फैन ने उन्हें देखा। पर यह मेरे लिए है, तुम सबके लिए नहीं। बेवकूफ़ी मत करना, वरना वो तुम्हें यूं ही उड़ा देगी। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हो, एक गार्ड हंसते हुए बोला। जब तक आप सुरक्षित हैं हम भी रहेंगे। हम तो अब आपके साथ ही खाएंगे, आपके साथ ही सोएंगे, साथ ही सवारी करेंगे। उम्मीद है सर को कोई एतराज़ नहीं होगा। जुओ फैन ने पहले तो भौहें तानी, फिर सिर हिलाया। समझदार बात है, यह तरीका सबसे कारगर है, लेकिन अगर उससे पूरी तरह छुटकारा पाना है तो कोई बड़ा बवाल मचाना पड़ेगा, और उसके पीछे जो आदमी है उसे सामने लाना होगा। हमेशा रक्षात्मक रहना ठीक नहीं उसकी निगरानी में रहना। उसके पीछे का आदमी? लोग चौंक उठे। सर कह रहे हैं कि? जुओ फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ। जल्दी ही हम इस धरती के सबसे ताकतवर लोगों से मिलेंगे। ये मौका है उन्हें समझने का। हा, यूं हार गई। चारों बग्गियां जल्दी ही ठीक कर ली गईं, जानवर फिर से बांध दिए गए और बर्फीले तूफान में दौड़ पड़ी। मगर यह सब उनसे अनजान था कि इनविंसिबल स्वॉर्ड बाइली यूटियन 1 किलोमीटर दूर एक चोटी पर खड़ा था, सब कुछ अपनी आंखों से देखता हुआ और लंबी सांस लेता रहा। उसके पीछे खड़े चारों स्वॉर्ड किंग्स के चेहरे भारी थे। बाइली यूटियन ने उनकी ओर देखा और बोला, एक स्वॉर्ड किंग की ताकत होने के बावजूद वो फिर भी हार गई। जानते हो क्यों? चारों ने सिर झुका लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके चेहरे पर बस श्रद्धा और सम्मान था, जैसे पेट्रियार्क की बात सुनने को तैयार हों। क्राउन प्रिंस, तुम लोग क्या सोचते हो? बाइली यूटियन ने पीछे खड़े 10 युवाओं की तरफ देखा। थोड़ा सोचने के बाद क्राउन प्रिंस ने झुककर कहा, पेट्रियार्क, फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग ने कदम उठाया और पूरी आज़ादी से लड़ी, मगर मेरी नज़र में वही हारने वाली थी। जैसे डेविल माउंटेन ने ऊपर से हार मान ली, मगर असल में नहीं। फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग सिर्फ ताकत पर भरोसा करती रही और दिमाग के खेल को नज़रअंदाज किया, जिससे विरोधी ने उसका फायदा उठाया और उसे पीछे धकेल दिया। स्वॉर्ड किंग्स की दिक्कत यही है कि वो बस ताकत पर घमंड करते हैं, जैसे दुनिया की चोटी पर हों। उन्हें पता ही नहीं कि बैटलफील्ड हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वहां सब कुछ बदलता रहता है और हालात हमेशा उलझे रहते हैं। तुम गलत हो क्राउन प्रिंस, बाइली यूले बीच में बोल पड़ा। इससे पहले कि बाइली यूटियन कुछ कहता, ये दुनिया सिर्फ ताकतवरों की है, मजबूतों को किसी चाल की जरूरत नहीं होती। बाज अपने शिकार को एक झपट्टे में गिरा लेते हैं, बाघ एक ही छलांग में अपना शिकार पकड़ लेते हैं। वहां कोई संकोच नहीं होता, बस चूहे ही चुपचाप खाना ढूंढते हैं और चिड़ियां डरते डरते बीज तलाशती हैं। युद्ध की जो सारी चालें होती हैं वो बस तब तक कारगर होती हैं जब सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, और अगर तुम्हारे बस का नहीं हो तो पीछे हटना ही सही होता है। मगर इन सारे दांव पैंचों से बस ये साबित होता है कि करने वाला कमजोर है, अपनी ही ताकत पर शक करता है। यूयू एक स्वॉर्ड किंग है और उसके बराबरी का कोई नहीं। उसे किसी की चाल की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे चालें बस तुम जैसे लोगों की होती हैं क्राउन प्रिंस, जो अभी अपने पूरे सामर्थ्य तक नहीं पहुंचे हो। तुम्हें स्वॉर्ड किंग का अभिमान क्या पता, जो अपनी ताकत से दुनिया के शिखर पर होता है। वो इसलिए हारी क्योंकि एक लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों से डगमगा गई। बाइली यूले की आवाज में तिरस्कार और घमंड भरा हुआ था, जैसे वो भविष्य के सम्राट को भी ताने मार रहा हो। बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि बात हाथ से निकल रही है। उसके माथे पर पसीना आ गया, मुट्ठियां भींच लीं। क्राउन प्रिंस बस मुस्कुराकर उसे देखता रहा, जैसे उसे खुद ही खुद की बेइज्जती करवाने दे रहा हो। बाइली यूटियन बोला, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैंने उसे रोका, इसलिए यूयू हमला नहीं कर पाए? तो क्या उसकी हार मेरी वजह से हुई? पेट्रियार्क, मेरा वो मतलब नहीं था। बाइली यूले झुककर तुरंत माफी मांगने लगा, कांपते हुए सारी गलती अपने सिर पर ले ली। वो सिर्फ एक स्वॉर्ड किंग था और पेट्रियार्क पर उंगली उठाने की उसकी औकात नहीं थी। उसका घमंड ही था जिसने उसकी जबान को बेलगाम कर दिया और अपने ही बॉस को दोष देने पर उतारू हो गया। उसने खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। क्राउन प्रिंस ने हल्की हंसी के साथ ताना मारा, लगता है थंडर स्वॉर्ड किंग तुम अब भी चोटी पर नहीं हो। हा। बाइली यूले का चेहरा गुस्से से ऐंठ गया। उसने घूरा मगर चुप रहा, पेट्रियार्क के फैसले का इंतजार करता रहा। बस करो सब। बाइली यूटियन ने चिढ़ते हुए हाथ हिलाया। जुओ फैन को दूर जाता देखता रहा। तुम सबकी बातों में असल बात कोई नहीं पकड़ पाया, चाहे दिमाग हो या ताकत, आखिर में सब कुछ हिम्मत पर टिका है, मजबूत बनने की सोच पर।
अगर दिल ही डरपोक हो तो चाहे कितनी भी चालाकी या ताकत हो, सब बेकार है। कोई और होता तो यूयू की तलवार देखकर डर के मारे थरथरा जाता, भले ही बाहर से शांत दिखता। मगर वो लड़का उल्टा जवाब देता रहा, हमला किया। अगर उसमें साहस न होता तो कुछ भी न होता। और हाँ, मैंने यूयू को हमला करने से नहीं रोका, उसने खुद ही हिम्मत नहीं जुटाई। धिक्कार है ऐसी डरपोक पर। वो कभी भी डाओ को नहीं समझ पाएगी जब तक उसमें मेरे अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत न हो। मैं उसके सिर पर हमेशा एक साया बनकर छाया रहा, अब उसका रास्ता वहीं रुक गया। सभी कांप उठे और बाइली यूले डरते हुए बोला, पेट्रियार्क, आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जाना ज्यादा बेहतर होता? हाँ, होता, लेकिन फिर वो मर जाती। बाइली यूटियन की आंखें ठंडी चमक से भरी थीं। वो वहीं से गायब हो गया, बाकियों को असमंजस में छोड़कर। अब इसका क्या मतलब हुआ पेट्रियार्क? अगर आप हमें अपना रास्ता चुनने दें भी तो भी आपकी पकड़ से निकलने का मतलब मौत है? क्राउन प्रिंस रुककर मुस्कुराया, इनविंसिबल स्वॉर्ड पूरी दुनिया में बस एक ही है। वो भी पेट्रियार्क के पीछे उड़ चला। बाकियों के मन में बस उलझन और टकराव ही बाकी रह गए। झुओ फैन का कारवां 3 दिन से चल रहा था। वो खिड़की से कभी कभी बाहर देखता और बाली यूयू की वो ठंडी सी मुस्कान हर बार नजर आती। बाकियों को तो कांपन छू जाती, मगर उसे और उसकी बेटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर, वो डायन हमें ऐसे पीछा कर रही है जैसे जोंक हो गई हो। आपको भरोसा है कि वो कुछ नहीं करेगी, मगर कब तक? एक गार्ड ने पूछा, सर आप इस संकट से कैसे निपटेंगे? झुओ फैन की आंखों में चमक आई और मुस्कुराकर बोला, बस कुछ नहीं, वक्त पूरा होने वाला है। किस चीज का? हमारे व्यापार कारवां की पहली मंजिल, सनसी सेक्ट। उसने हीटर पर रखे प्याले से चाय की चुस्की ली। सभी के चेहरे पर अचरज था। सर, क्या वहीं छिपने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सनसी सेक्ट नॉर्दर्न लैंड की 5 सेक्ट्स में से एक थी, मगर किसी स्वॉर्ड किंग के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। वो हमें कभी नहीं बचा पाएंगे। जब 9 स्वॉर्ड किंग्स की खबर फैली थी तो उन्होंने तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो किसी व्यापारी की हिफाजत नहीं करेंगे। उनकी समझ से बाहर था कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। मगर झुओ फैन बस खिड़की से बाहर देखता रहा, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ। 4 घंटे बाद एक बर्फीली घाटी के पास चारों बग्गियां रुक गईं। झुओ फैन और दर्जन भर गार्ड नीचे उतरे और घाटी के बाहर खड़े पहरेदार को झुककर बोले, कियान कबीले का कारवां हाजिर है। सनसी सेक्ट के वरिष्ठ से अनुरोध है कि हमें प्रवेश की अनुमति दी जाए। ये रहा हमारे कबीले का प्रतीक चिन्ह। गार्ड ने अपना एक वैसा ही प्रतीक निकाला और पीछे फेंक दिया। वो चिन्ह गायब हो गया और 15 मिनट बाद ही लौटा। फिर अचानक फिजा में कंपन हुआ और घाटी के बीचों बीच एक बर्फीली सड़क बन गई। गार्ड ने झुओ फैन को देखा और सिर हिलाया। सभी बग्गियों में सवार हुए और उस अजीब सी जगह में दाखिल हो गए। एक और कंपन हुआ और पीछे की बर्फीली सड़क गायब हो गई। घाटी फिर से वैसी ही हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शिश! बाली यूयू अचानक पास आ गई, आंखों में गुरूर भरा हुआ। हूं तो सनसी सेक्ट में छिपने चला है। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगी। जो सबसे पहले बाहर निकलेगा उसकी तलवार से शुरुआत होगी। अब देखते हैं तेरा ये ठंडा रवैया कब तक चलता है छोरे। झुओ फैन की बग्गी अभी अंदर पहुंची ही थी कि 50 सोल हार्मनी स्टेज वाले लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए, सबके चेहरे पर संदेह और सतर्कता। उनमें से एक सफेद कपड़ों वाला आदमी आगे आया, जिसकी मूछें 2 हिस्सों में बटी हुई थीं, चालाक लगने वाला। डरने की बात नहीं है, सब कुछ रूटीन जांच है। कृपया अपने प्रतीक दिखाएं ताकि देखा जा सके कि आप वाकई कियान कबीले से हैं या नहीं। ओह एग्जीक्यूटिव काओ, हम और कौन होंगे? हम तो सालों से इस रूट पर आ रहे हैं। हे। एक गार्ड हंसता हुआ अपना प्रतीक चिन्ह एक शिष्य को देता है। एग्जीक्यूटिव चाओ ने सिर हिलाया। ओ गार्ड, वो तुम्हें तो मैं पहचानता हूं, कई बार देखा है, मगर अभी हालात कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हैं, सतर्क रहना ही अच्छा है। उसने अपने साथियों को इशारा दिया और सब प्रतीकों की जांच करने लगे, हर एक से उसकी पहचान मिलाई। सब कुछ सही निकला। अब झुओ फैन की बारी आई। उसने झुककर एक जेट स्लिप पेश किया। एग्जीक्यूटिव काओ, ये रहा कारवां की पूरी सूची। मैं हूं कियान फैन, कियान कबीले का स्टूअर्ड। झुओ फैन ने एक अजीब सी मुस्कान दी। चेहरा सिकोड़े हुए वो अधिकारी बोला, कियान फैन? मैंने तो कभी नहीं सुना कि कियान क्लैन में कोई ऐसा भी है। हाँ, मैं तो हमेशा बाहर काम पर लगा रहता हूं और बस हाल ही में क्लैन हेड के आदेश पर लौटा हूं, इस तनावपूर्ण समय की वजह से। एग्जीक्यूटिव काओ, आपको मेरे बारे में न पता होना स्वाभाविक है। झुओ फैन की आवाज में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसमें एक इशारा छिपा था कि चाहे जितना भी शक हो, सीओ कुछ कर नहीं सकता। ये मेरी बेटी है, मैं उसे घर पर अकेला छोड़ने को लेकर बेचैन था, इसलिए साथ ले आया हूं। उम्मीद है एग्जीक्यूटिव को बुरा नहीं लगेगा अगर इसका नाम लिस्ट में नहीं है। झुओ फैन ने कियाओर को बुला लिया, जैसे ढाल बना ली हो, जिससे सीईओ का शक थोड़ा कम हो गया। कौन सा जासूस अपनी बेटी को साथ लाता है काम पर? उल्टा दिक्कत ही होगी। लेकिन अफसोस, उसे ये भनक तक नहीं थी कि ये प्यारी सी मासूम बच्ची असल में बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। एग्जीक्यूटिव सियाओ ने सिर हिलाया। मैं मानता हूं तुम्हें, पर काम तो काम होता है और हर सदस्य की पहचान पक्की करनी होती है। हा।
एग्जीक्यूटिव केओ ने इशारा किया और उसका एक आदमी जुओ फैन का टोकन लेकर आया और कान में कुछ कहा, फिर चला गया। काओ उस आदमी से जुओ फैन की ओर मुड़ा और बोला, जब से तुम मैदान से लौटे हो, क्या तुम्हें पता है कि 5 सेक्ट्स ने सुरक्षा कड़ी कर दी है, क्योंकि सेंट्रल एरिया की गतिविधियां हमारे इलाके में बढ़ गई हैं। बड़े क्लान्स के मुख्य लोगों के नाम और ऑरा अब जांच में शामिल किए गए हैं। कुछ ही पलों में इसकी पुष्टि हो जाएगी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। एग्जीक्यूटिव काओ ने जुओ फैन की हर हरकत पर नजर डाली कि कहीं कोई हलचल, कोई लक्षण मिल जाए जो उसे बेनकाब कर दे। मगर जुओ फैन को पहले से ही अंदाजा था और सेरीन शोर्स ट्रेडिंग ने उसका टोकन बनवाते समय हर चीज पक्की कर रखी थी। उसे पूरा भरोसा था कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं जब लौटा था तभी मुझे सब मालूम हो गया था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, एग्जीक्यूटिव काओ, जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। एग्जीक्यूटिव काओ ने पलकें झपकाई और फीकी मुस्कान दी। उसने जितने भी तरीके अपनाए थे जुओ फैन को फंसाने के लिए, सब बेकार गए, तो अब वो मान चुका था कि सामने वाला वही है जो कह रहा है। थोड़ी ही देर में उसका आदमी लौट आया जवाब और टोकन लेकर। एग्जीक्यूटिव, कियान क्लैन की लिस्ट में सचमुच ऐसा एक स्टीवर्ड है और ऑरा भी मिल रहा है। ओह, तो फिर मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं था? एग्जीक्यूटिव काओ ने पूछा। आदमी ने आगे कहा, नॉर्दर्न लैंड में कई दुर्लभ चीजें होती हैं जिन्हें बड़े क्लैन्स दूसरे इलाकों में बेचने भेजते हैं ज्यादा मुनाफे के लिए। अब जब समय बहुत कठिन हो चला है तो सभी क्लैन्स ने अपने लोगों को वापस बुला लिया है और अपनी सूची को अपडेट किया है। बीते कुछ दिनों में कई क्लैन्स ने हर 2 दिन में अपनी नई लिस्ट भेजी है। कियान क्लैन ने भी 5 दिन पहले भेजी थी। समझ गया, बस गलतफहमी थी। हाँ। एग्जीक्यूटिव सियाओ ने जुओ फैन की पहचान को पूरी तरह से मान्यता दी और मुस्कुराते हुए कहा, स्टीवर्ड कियान, बुरा मत मानिए, ये तो सिर्फ एक एहतियात था। जुओ फैन को घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। जब हर चीज इतनी सावधानी से तय की गई थी, ये सब नॉर्दर्न लैंड की सुरक्षा के लिए है। हाँ। अब क्या एग्जीक्यूटिव्स केओ माल की जांच करेंगे? हमें अभी कई जगह और भी जाना है। हाँ, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव सीईओ ने एक जेड स्लिप निकाली, उस पर अपनी छाप लगाई जैसे रसीद पर हस्ताक्षर कर रहा हो, फिर जुओ फैन का टोकन लिया और उसी जेड स्लिप में दर्ज कर दिया कि कियान फैन ही प्राप्त करता है। इससे जुओ फैन की नई पहचान और भी पक्की हो गई थी। अब सिर्फ कियान क्लैन ही नहीं बल्कि सन सी सेक्ट भी उसे मान्यता दे चुका था। अब ये प्रमाण उसके पास रहेगा और हर अगला पड़ाव उसकी पहचान की पुष्टि करता जाएगा, जिससे उसका नॉर्दर्न लैंड का सफर बहुत आसान बन जाएगा और वो आराम से नॉर्थ सी के किनारे तक पहुंच सकेगा। नॉर्दर्न लैंड में इतनी सख्ती हर बार इसलिए होती है ताकि सेंट्रल एरिया के किसी जासूस को कोई मौका ही न मिले। हाँ, किस्मत से 1-2 चेकपॉइंट कोई पार कर ले, पर बाकी तो अगर कोई बिना किसी गलती के सारी जांचें पास कर जाए तो उसके बाद तो कोई रोकने वाला नहीं होता, चाहे वो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर से ही क्यों ना हो। लेकिन किसी को पता नहीं था कि स्वॉर्ड स्टार एम्पायर कभी इस तरह से नहीं घुस सकता, जबकि मरे हुए सेरीन शोर्स ट्रेडिंग की पकड़ पूरे क्षेत्र में थी और वो आराम से अंदर जा सकता था। ये फैक्शन जुओ फैन के ही अधीन था। ये जल्द ही 5वां फैक्शन बनने जा रहा था। इस पूरे संघर्ष में बिना किसी को खबर हुए परछाइयों में ही बढ़ते हुए। अब जब सारी मंजूरी मिल चुकी थी, जुओ फैन ने अपने आदमियों से सन सी सेक्ट का सामान उतारने को कहा और कारवां आगे बढ़ा। ठहरो, एक अचानक आई तेज आवाज ने उनके निकलने को रोक दिया। स्टीवर्ड कियान, सामान में गड़बड़ है। एग्जीक्यूटिव काओ का चेहरा अजीब सा था। सामान तो आधा ही है, बाकी कहाँ है? जुओ फैन ने दुखी सा चेहरा बनाया और एग्जीक्यूटिव को पास खींचकर बोला, एग्जीक्यूटिव साओ, एक भाई की तरह मदद करो, इस बात को दबा दो, लौटते समय बाकी भी दे दूंगा। अरे हुआ क्या आखिर? एग्जीक्यूटिव काओ को दिलचस्पी हो गई। जुओ फैन ने लंबी सांस छोड़ी। सच कहूं तो आपके सेक्ट के आधे माल वाले रथ को सेंट्रल एरिया के एक एजेंट ने हमला करके तबाह कर दिया। तुम्हारी मुठभेड़ उस एजेंट से हो गई? एग्जीक्यूटिव काओ चिल्लाया, लेकिन जुओ फैन ने जल्दी से उसका मुंह दबा दिया। चेहरा घबराया हुआ था। एग्जीक्यूटिव काओ, भाई काओ, धीरे बोलो। अगर क्लैन हेड को पता चला कि मैं माल की रक्षा नहीं कर सका तो मेरी खाल खींच लेगा। पर मैं क्या करूं? जो सामान तय था उसका तो आधा ही आया। धीरे बोलो। शांत रहने का इशारा करते हुए जुओ फैन तेजी से बोला, मैंने कहा ना, लौटते समय बाकी भी ले आऊंगा। आपके सेक्ट को अभी वैसे भी उसकी जरूरत नहीं है, आप अभी के लिए इसे रख लो, फिर मैं बाकी दे जाऊंगा और एहसान का थोड़ा बदला भी चुकाऊंगा। एग्जीक्यूटिव सीईओ ने माथा सिकोड़ लिया और सिर हिलाया, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सामान की मात्रा बहुत ज्यादा है और जब जांच होगी तो मेरी गर्दन जाएगी। इतना बड़ा जोखिम मैं नहीं उठा सकता। ठीक है, मैं और बड़ी बात बताता हूं, लेकिन तुमको मेरी मदद करनी होगी। जुओ फैन ने दांत पीसे और थोड़ी देर रुका, फिर दर्द भरी आवाज में बोला, वो एजेंट अभी भी हमारे पीछे है। वो हमारी गाड़ियों को निशाना बना रहा है। पहले उसने आधा माल उड़ाया, अब वो पीछा कर रहा है और सही मौका देखकर फिर हमला करेगा। तो मैं उसे पकड़ने की योजना बना रहा हूं। तुम जानते हो, ऐसे समय में अगर कोई दुश्मन जासूस पकड़ लिया जाए तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो ये नाम हम दोनों के साथ जुड़ जाएगा। मैं माफ भी हो जाऊंगा और शायद इनाम भी मिलेगा। क्लान मुझे हीरो मानेगा।
एग्जीक्यूटिव सियाओ ने अपनी मूंछों को मरोड़ा और सोच में पड़ गया, क्या उसे पकड़ना इतना आसान होगा? जब उसने हमारा रथ उड़ाया था तब मेरे दर्जन भर आदमी भी उसे घेर नहीं पाए, इतनी तेजी से भाग गया, जुओ फैन ने सिर हिलाते हुए कहा। एग्जीक्यूटिव सीईओ ने लंबी सांस ली और बड़बड़ाया, अगर तुम नहीं पकड़ सके तो हम क्यों अपने लोगों को उसमें झोंके? ठीक है, बस जाओ अब, लेकिन लौटते समय पूरा सामान लेकर आना, वरना मैं खुद कियान क्लान तक बात ले जाऊंगा। अरे तो उसे पकड़ोगे नहीं? बिल्कुल नहीं, हमारा काम सेक्ट की रक्षा करना है, तुम्हारे लिए जासूस पकड़ना नहीं। एग्जीक्यूटिव साओ ने झल्लाते हुए हाथ हिलाया, अब निकलो जल्दी, अगला सेक्ट तुम्हारे सामान का इंतजार कर रहा है। ऐसे तनाव में हम एक पल भी ढील नहीं दे सकते। रास्ते में सावधानी रखना, रास्ता खोल दो, जाने दो इन्हें। जी सर। जुओ फैन ने उसे एक लंबी नज़र दी और फिर सिर हिलाया, फिर अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठ गया और बड़बड़ाया, किसी को नाराज करना तो आसान है पर समझाना मुश्किल। ये सेक्ट तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं करता। एग्जीक्यूटिव सीईओ ने सीना तानकर ऐसा चेहरा बना लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही जुओ फैन का कारवां निकला, एग्जीक्यूटिव सीईओ ने इशारा कर 50 सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स को बुलाया, तुम सब कारवां का पीछा करना, जो कोई भी पीछे छिपा हो उसे पकड़कर लाओ जिंदा, समझे? जी एग्जीक्यूटिव काओ। सबने सिर हिलाया, भले ही वो थोड़ा उलझन में थे। जुओ फैन गाड़ी में बैठे हुए मुस्कुराया, थोड़ा ढीले हो जाओ भाइयों, भेड़ें अब बाड़े से निकल चुकी हैं और सीधे भेड़िए के मुंह में जा रही हैं। अब बस उस विच के पेट भरने की देर है, फिर वो हमें नज़रअंदाज कर देगी। शांति के दिन आ रहे हैं, हा हा हा। बाकियों ने जुओ फैन की ओर हैरानी से देखा, जबकि वो आराम से सीट पर पीठ टिकाकर खिंचकर बैठ गया। पहले पड़ाव को पार करते ही जुओ फैन का कारवां बर्फीले तूफान में आगे बढ़ता रहा। जितनी तेजी से उनके भारी पहिए रास्ता बनाते, उतनी ही तेजी से बर्फ उन्हें ढक देती। लेकिन ऐसे भयंकर मौसम में भी एक औरत थी जिसकी निगाहें निर्दयी थीं और जिसे उन गाड़ियों का पीछा करने में जरा भी परेशानी नहीं हो रही थी। सड़े हुए कीड़े, चल हट, तुझे एक धमाके के साथ रवाना करूं और जाते जाते एक तोहफा भी दूं। एक गाड़ी, कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट्स और खाने वाले मुंह कम हो जाएंगे, है ना? बाली यूयू ने अपनी उंगलियां तानी और अपना स्वॉर्ड आर्ट चलाने को तैयार हो गई। इरादा पूरा जहरीला था। उसके वार करने से पहले ही दर्जनों काले कपड़े वाले लोग उसके सामने आकर उतर गए। सबके सब उसकी ओर हंसी उड़ाते हुए देख रहे थे और अपनी ताकत की औरा छोड़ रहे थे। साफ था कि वो उसे रोकने ही आए थे। बाली यूयू चौंक गई और भौहें चढ़ाकर बोली, तुम लोग कौन हो? मेरी राह में दीवार बनने की इतनी हिम्मत? हा हा हा, ये छोटी सी सेंट्रल एरिया की जासूस समझती है कि वो नॉर्दर्न लैंड्स में यूं ही धमाके कर सकती है और अब सवाल भी कर रही है। अंधी है क्या ये? हा हा हा। एक लंबा चौड़ा मांसल आदमी आगे बढ़ा, अपना फटा हुआ सीना ताने हुए और पीक सोल हार्मनी स्टेज की कल्टीवेशन दिखाते हुए बोला, भाइयों, मैंने आज तक इससे बड़ी बेवकूफ़ जासूस नहीं देखी। जहां मन करे चल देती है, सब कुछ नज़रअंदाज करके बखेड़ा खड़ा करती है और फिर पूछती है कि हम कौन हैं। बोलो, इसे पढ़ाई दें या? तभी एक जोरदार स्वॉर्ड एनर्जी निकली और उसे आर पार कर दिया। उसका शरीर एक झटका खाकर रुक गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। एक और जोरदार हवा चली और उसकी नज़र दो हिस्सों में बट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, दो टुकड़ों में। अंदर की हर चीज जल चुकी थी, खून का नामो निशान तक नहीं था और उसकी आत्मा भी भाप बन चुकी थी। सीनियर ब्रदर। बाकी सब दंग रह गए। डर और सदमे में सबकी सांसें थम गईं। सबने बाली यूयू की तरफ देखा, डर के मारे कांपते हुए। ये कौन सी औरत है? सोल हार्मनी के दर्जनों एक्सपर्ट्स भी इसे डराने में नाकाम रहे। ये फर्क कैसे? और यहाँ 50 आदमी थे, फिर भी उसने हमारे सबसे ताकतवर भाई को यूं ही काट डाला। एग्जीक्यूटिव सियाओ तो इसे जिंदा पकड़ने को कह रहा था। साला, हम ही क्यों फंसे? जिंदा रह जाएं तो गनीमत है। सबकी टांगें कांपने लगीं और मन में सिर्फ एक ही ख्याल, भागो, जान बचाओ। ये तो बस एक छोटी सी जासूस को पकड़ने का आसान काम था, पर अब तो जैसे कसाई खाने में आ गए। भला कौन सी जासूस इतनी भयानक ताकत रखती है? बाली यूयू ने अपने बालों को कान के पीछे सरकाया और नजरें गड़ा दी अपने शिकार पर, एक मोहक पर जानलेवा मुस्कान के साथ। मैंने तुम्हें नाम बताने का मौका दिया था, लेकिन तुम तो बकवास करते रहे। अब मुझे जानने का मन ही नहीं रहा। लगता है बिना नाम की कब्र ही तुम्हारे लिए सही रहेगी। हा हा हा। बाली यूयू ने हाथ हिलाया और एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने उन 50 सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स को बर्फीले तूफान में ढक लिया और फिर धरती से उनका नाम ओ निशान मिटा दिया। एक बूंद खून भी नहीं बची। धड़ाम। वो धमाके जुओ फैन की गाड़ी तक पहुंच गए, जिससे गाड़ी हिल उठी। पहरेदार खिड़की से बाहर झांकते हुए बोले, सर, बाहर ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी जोर की थरथराहट हो रही है? भेड़िए ने भेड़ों के लिए अलाव जला दिया। छोड़ो इन बातों को और आगे बढ़ो। जुओ फैन ने कुर्सी पर टिकते हुए आंखें मूंद लीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। बाकी सबने एक दूसरे की ओर देखा, कंधे उचका दिए और कारवां फिर से बढ़ गया। जैसे उन्होंने इस हादसे को दिमाग से निकाल दिया, वैसा सन सी सेक्ट के लोग नहीं कर पाए। असल में उन्हें तो ये बात भुलाने की इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि मामला बहुत भारी हो चुका था।
एग्जीक्यूटिव साओ सेक्ट के मुख्य द्वार पर खड़ा था, बहुत घमंडी और अपनी सफलता को लेकर बेतहाशा आत्मविश्वासी। एक व्यापारी के साथ नाम बांटना, ना बाबा। जैसे ही उसने झुओ फैन से ये सुना, तभी से सोच लिया कि सेंट्रल एरिया की जासूस पकड़ने का सारा श्रेय वो अकेले लेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब झुओ फैन की पूरी योजना का हिस्सा था। झुओ फैन का कोई इरादा नहीं था आगे की जानकारी देने का। उसने तो बड़ी चालाकी से सारी जिम्मेदारी इस मूर्ख बलि के बकरे पर डाल दी, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो सारा इल्जाम उसी के सिर जाए। और जो हालात बन रहे थे, उससे लग रहा था कि तकलीफ की असली शुरुआत तो अब हुई है। एग्जीक्यूटिव काओ, एक घबराया हुआ डिसाइपल दौड़ता हुआ आया, जो अभी अभी भेजा गया था। एग्जीक्यूटिव साओ अब भी हंसी में डूबा था। पकड़ लिया उसे? हाँ, जरूर कोई बड़ी मछली है जो तुझे इतना उतावला कर रही है। हाँ, कहाँ है वो? वो नहीं, मेरा मतलब है। एग्जीक्यूटिव काओ चिढ़ गया। क्या है भाई, सीधे सीधे बोल। एग्जीक्यूटिव काओ, मछली तो बड़ी है, पर क्या? इतनी बड़ी कि हम उसे संभाल ही नहीं पाए। उसका चेहरा बुझा हुआ था। सीनियर ब्रदर और बाकी सबने उस औरत को घेर लिया था, लेकिन जब पकड़ने की बारी आई तो वो इतनी दरिंदगी से भरी निकली कि सबको मिटा डाला। मैं तो छुपकर दूर से देख रहा था और फिर भाग आया। अब क्या करें? एग्जीक्यूटिव साओ सन्न रह गया। तू कह रहा है सब मर गए? ये मैं कैसे मान लूं? वो 16 हार्मनी एक्सपर्ट्स थे, उनमें से एक तो पीक पर भी था, और तू कह रहा है कि वो औरत अकेले ही? एग्जीक्यूटिव, शायद आपको गलत जानकारी मिली है। वो औरत बहुत ताकतवर है। उसे भगाना तो दूर, हम तो खुद भाग नहीं पाए। वो सिसकने लगा। एग्जीक्यूटिव सियाओ का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया। 50 हार्मनी एक्सपर्ट्स की मौत को मैं कैसे समझाऊंगा? अब तो ये श्रेय भी हाथ से गया। मुझे एल्डर लाई के पास जाना होगा। एग्जीक्यूटिव सियाओ बड़बड़ाता हुआ सेक्ट के अंदर दौड़ गया, पूरा घबरा चुका था। एल्डर ली से मदद। एक बूढ़ा आदमी आलीशान कमरे में आराम से बैठा था, एग्जीक्यूटिव सियाओ उसके बगल में। एग्जीक्यूटिव काओ, तेरे लालच ने तुझे 50 एक्सपर्ट से हाथ धो बैठाया। अब जब तू खुद नहीं संभाल पाया तो मेरे पास आया है। बूढ़े ने उसे ताना मारा। एग्जीक्यूटिव सियाओ ने पसीना पोंछा और झुकर बोला, एल्डर ली सचमुच बहुत दूरदर्शी हैं। मैं तो बस एक साधारण जासूस को पकड़ना चाहता था और एल्डर को परेशान नहीं करना चाहता था। जब वो पकड़ी जाती तो पूरा श्रेय आपके नेतृत्व को जाता। मैं खुद कैसे ले सकता हूँ? हाँ, बड़ी अच्छी बात कह दी, लेकिन अब मामला गड़बड़ हो चुका है। अब मैं तेरी गंदगी साफ करूं? एल्डर ली की आंखों में नुकीली चमक थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव सियाओ बस सिर हिलाता रहा। एग्जीक्यूटिव सियाओ, इतनी तेजी से 50 हार्मनी एक्सपर्ट्स को कोई सिर्फ जेनेसिस स्टेज का कल्टिवेटर ही मार सकता है। गार्ड, अभी 50 जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स को बुलाओ और इस जासूस को जिंदा पकड़ो। कम से कम उससे कुछ पूछताछ तो की जा सके। जी सर। बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। एल्डर ली ने एग्जीक्यूटिव केओ की तरफ देखा। छोटे केओ, तू अब मुझ पर बहुत बड़ा एहसान ले बैठा है। तुझे भी पता है इतनी बड़ी लापरवाही और इतने लोगों की मौत पर कितनी सजा मिलती है। मैं अब दूसरों को भेज रहा हूं ताकि वो उसे पकड़ें और कह सकें कि पहले वाले वीरगति को प्राप्त हुए। इतना नुकसान और कोई नतीजा नहीं तो तू नरक से भी बुरा भुगतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर ली, आपकी ये कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। एग्जीक्यूटिव सियाओ ने सिर झुकाया, लेकिन अंदर से उसका खून खौल रहा था। मैंने न सिर्फ एक जबरदस्त मौका गंवाया, बल्कि अब तो कर्ज में भी डूब गया। हरामखोर कियान फैन, ये क्या जानकारी दी तूने? कुछ भी सही नहीं था। एग्जीक्यूटिव सीईओ गुस्से से फनफना रहा था, लेकिन ऊपर से जबरदस्ती मुस्कान चिपकाए एल्डर ली के बगल में खड़ा था। एक और तबाही। मगर अब जो आने वाला था वो किसी भी तरह की उसकी बची खुची शान को चूर चूर कर देने वाला था। जैसे एक बार फिर भेड़ों को भेजा जा रहा हो उस भयंकर भेड़िए के पास। धप। भारी कदमों की आवाज आई और एक जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया, बिना किसी औपचारिकता के। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। एल्डरली, मुसीबत हो गई, बहुत बड़ी मुसीबत। जो 50 जेनेसिस एक्सपर्ट्स आपने भेजे थे वो सब मर गए। एल्डरली का मुंह खुला का खुला रह गया। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।